Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, my name is Awais and I am doing my PhD in Inorganic Chemistry from Institute of Chemical Sciences, University of Peshawar. Today we are going to discuss about the most important chapter, that is environmental chemistry. एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है बिकॉज दिस इज़ रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ और जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है उसके बारे में सब कुछ डिटेल इसी चैप्टर में मौजूद है. इफ़ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस चैप्टर विद अ लेमैन, अगर हम किसी एक आम बंदे के साथ भी या किसी इंसान के साथ हम ये डिस्कस करना चाहें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में, तो बहुत शौक से सुनेगा और बहुत शौक से पढ़ेगा. क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी बातें हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड और हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड है. सो दैट्स व्हाई आई चूज दिस चैप्टर टू डिस्कस विद यू गाइस. एंड जो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे. और इसके अलावा एसिड रेन है, स्मोग है, इंडस्ट्रियल स्मोग एंड फोटोकेमिकल स्मोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं. और इसके अलावा हम इसके साथ साथ पढ़ेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में भी और उससे रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं वाटर की क्वालिटी के, तो वो सब के सब हम डिस्कस करेंगे. But before going towards the detail of that topics, first we have to know about the environmental chemistry. Environmental chemistry है क्या? और environmental chemistry में जो environment है ये क्या है actually? तो हम आते हैं यहाँ पर. तो सबसे पहले जो मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, हम डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट. यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि द टर्म एनवायरमेंट मीन्स सराउंडिंग कंडीशंस. इसका मतलब क्या है? जहां पर हम जिंदा रह रहे हैं, जहां पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द के जो कंडीशंस हैं, इस कंडीशंस को हम एनवायरमेंट कहते हैं. ठीक है, या हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of chemicals, pollutants, chemical and physical changes that occurring in environment. हम पढ़ते हैं कि जो केमिकल्स इस एटमॉस्फेयर में है, एनवायरमेंट में है, जहां पर भी हैं हमारे इर्द गिर्द, और स्पेशली वो केमिकल जिसको हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं, जो हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं, आलूदा कर रही हैं, और उसके जो फिजिकल और केमिकल असरात हैं, जो ज़ाहिरी तौर पे असरात हैं, जो कीमियाई तौर पे असरात हैं हमारे एनवायरनमेंट पे. जैसे आजकल आपने देखा होगा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, रोज बरोज टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है. ये ग्लोबल वार्मिंग की क्या वजूहात हैं? ठीक है, हम इनके बारे में पढ़ते हैं. बीमारियां ज़्यादा होती हैं, एयर बोर्न डिजीजेज होती हैं, वाटर बोर्न डिजीजेज होती हैं. वो क्यों होती हैं? क्योंकि हमारी एयर पोल्यूट हो जाती है, क्योंकि हमारा वाटर पोल्यूट हो जाता है. सो वी हैव टू नो अबाउट दैट केमिकल्स. हमने उन केमिकल्स के बारे में पढ़ना है, हमने उस पोल्यूटेंट के बारे में पढ़ना है जो हमारा एनवायरमेंट है उसको पोल्यूट कर रहा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ डिजीजेस काज हो रही हैं. ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में. अब आते हैं तीसरी डेफिनेशन की तरफ. हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. एक्सप्लेन तो ऑलरेडी हो चुका है, वही वर्डिंग्स मैं थोड़ा सा चेंज करके बता रहा हूं. द स्टडी ऑफ सोर्सेज. हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि पोल्यूटेंट आ रहा है तो कहां से आ रहा है, बेसिक सोर्स क्या है, तो हम पढ़ते हैं सोर्सेज के बारे में. ठीक है, पोल्यूटेंट के सोर्सेज और उनकी वजह से जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ केमिकल्स. हम देखना चाहते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे केमिकल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, जा रही हैं,
तो कैसे जा रहे हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, और उनका जो इफेक्ट होता है हमारे एनवायरमेंट पे स्पेशली हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन बींग्स पे और प्लांट्स पे जो इफेक्ट हो रहा है उनकी वजह से इसकी स्टडी को बोला जाता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये हुआ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन। हम आते हैं दूसरी तरफ क्या है, याद रहे एनवायरमेंट को हम 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। वी हैव 4 कंपोनेंट्स और 4 सेगमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट के 4 सेगमेंट्स हैं। पहले सेगमेंट को बोला जाता है लिथोस्फीयर, दूसरे को बोला जाता है हाइड्रोस्फीयर, तीसरे को बोला जाता है एटमॉस्फेयर और चौथे को बोला जाता है बायोस्फीयर। ये 4 सेगमेंट्स हैं, ये 4 कंपोनेंट्स हैं हमारे एनवायरमेंट के। इन 4 सेगमेंट्स को मिला के हमारा एनवायरमेंट बनता है। ठीक है, अब याद रहे लिथोस्फीयर क्या है। ये वो पार्ट है एनवायरमेंट का जिसमें क्या आता है, सॉइल, रॉक्स, माउंटेन्स आते हैं। तो इसकी स्टडी को या इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो क्या है, ये हो सकता है क्या, सॉइल, रॉक्स एंड माउंटेन्स। लिथोस्फीयर में ये चीजें आती हैं, सॉइल आता है, रॉक्स आते हैं और माउंटेन्स आती हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट है हाइड्रोस्फीयर। दिस पार्ट ऑफ एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ वाटर बॉडीज। हाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर है ना, तो मतलब ये जो एनवायरमेंट का पार्ट है ये वो पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करते हैं अबाउट वाटर बॉडीज। अब वाटर बॉडीज क्या क्या हैं, ओशंस हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, स्नो है, आइस कैप्स हैं। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो किसमें, हाइड्रोस्फीयर में। तो हम लिख के देख लेते हैं। Oceans, lakes, rivers, glaciers and ground water. तो ये है हमारे पास क्या, हाइड्रोस्फीयर। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ दिस एनवायरमेंट इज एटमॉस्फेयर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। वैसे तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एटमॉस्फेयर क्या है, इट इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अर्थ। जमीन के इर्द गिर्द जो ब्लैंकेट है किसका, एयर का, इस ब्लैंकेट को बोला जाता है एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो मतलब क्या है, so it is a blanket of air around earth and this blanket is called as atmosphere. And the last one but not the least one, that is biosphere. What is biosphere? This part of environment consists of animals, plants and microorganisms. तो ये हुआ हमारा एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा, जो कि 4 सेगमेंट्स में मुश्तमिल है। हम इन 4 सेगमेंट्स में से पहले डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। लेकिन एटमॉस्फेयर की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा साइड पे होके बता देता हूं। अगर किसी ने पिक्चर लेनी हो या किसी ने नोट करना हो तो वो नोट कर दें 1 सेकंड के लिए, फिर उसके बाद मैं आपको एटमॉस्फेयर का टॉपिक बताता हूं। ठीक है,
Now coming towards the first part of the environment, that is atmosphere. एटमॉस्फेयर क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो हम यहां पर अभी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर आते हैं हम कहा, एटमॉस्फेयर की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एटमॉस्फेयर है क्या, दिस इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अर्थ, या दिस इज अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस अराउंड अर्थ। हमारे इर्द गिर्द जो ब्लैंकेट है, किसका, गैसेस का या एयर का, इस ब्लैंकेट ऑफ एयर को बोला जाता है एटमॉस्फेयर। इट इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अर्थ। अब याद रहे, एटमॉस्फेयर की जो रेंज है वो मुख्तलिफ सोर्सेस में, मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ लिखी हुई है, लेकिन हम डिस्कस करते हैं एक ही वाली रेंज। और वो रेंज क्या है, याद रहे, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। फेडरल की बुक में जो रेंज है एटमॉस्फेयर की, वो है 1000 किलोमीटर लिखी हुई है। इसी तरह पंजाब की जो बुक है उसमें भी 1000 लिखा हुआ है। कुछ हायर बुक्स हैं पियर्सन की, उसमें 1600 किलोमीटर लिखा हुआ है। और कुछ और ऑथेंटिक सोर्सेज से हमें पता लगा कि वहां पर लिखा हुआ है, जैसे केपीके की बुक है उसमें भी लिखा हुआ है 500 किलोमीटर। ठीक है, तो याद रहे कि हम जाते हैं केपीके वाली बुक की तरफ, और इसके अलावा जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं और किताबें हैं जिनमें 500 किलोमीटर तक की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, तो हम वहीं पे रुख करते हैं। याद रहे, हम यहां पर कहते हैं कि एटमॉस्फेयर की जो थिकनेस है, दैट थिकनेस इज अबाउट 500 किलोमीटर्स। ठीक है, याद रहे कि जो एटमॉस्फेयर की थिकनेस है, दैट थिकनेस इज अबाउट 500 किलोमीटर्स और 321 माइल्स। 500 किलोमीटर जो है 321 माइल्स के बराबर आता है। अब इसके बाद हम एक और चीज की तरफ आते हैं। अगर आपसे कोई पूछे, एमसीक्यूज में आ जाए कि व्हाट इज द वेट ऑफ एटमॉस्फेयर, ये पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है इसका वेट कितना है, तो आपने याद रखना है कि द वेट ऑफ एटमॉस्फेयर इज अबाउट 5 into 10 power 15 metric tons। याद रहे कि जो एटमॉस्फेयर का वेट है वो है 5 into 10 power 15 मेट्रिक टन्स। अगर हम इसी वैल्यू को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मेट्रिक टन कितने किलोग्राम के बराबर है। तो याद रहे 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू
1000 किलोग्राम्स। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये कितने किलोग्राम्स के बराबर है, तो हम यहां पर लिख देते हैं और तो याद रहे कि जो वेट ऑफ एटमॉस्फेयर है दिस इज अबाउट 5 × 10⁻15 मैट्रिक टन्स या 5 × 10⁻18 किलोग्राम्स। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 मेट्रिक टन जो है दैट इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम्स। तो मैंने लिखा हुआ है 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम्स। ठीक है, सो आई हैव कन्वर्टेड that metric tons into kilograms, so we got this value and this is 10⁻18 and that is 10⁻15 metric tons। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे एक कोई पूछे कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर क्या है, तो आपने याद रखना है कि सी लेवल पे, एट सी लेवल पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, याद रहे एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है सी लेवल पे 1 एटमॉस्फेयर लिया गया है, कंसीडर किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर की कुछ और यूनिट्स भी हैं, तो हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किसी और यूनिट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और वो यूनिट्स क्या है, वो टॉर हो सकता है, वो मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो सकता है, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो सकता है, वो एसआई यूनिट, प्रेशर का यूनिट क्या है पास्कल, वो पास्कल में भी हो सकता है, वो पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज लिख लेते हैं डिफरेंट यूनिट्स में, बट द वैल्यू इज सेम। ठीक है, मतलब वैल्यू तो सेम है, 1 एटमॉस्फेयर के ही बराबर है सारी की सारी। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं बाकी वैल्यूज कौन कौन सी हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यूज हैं मुख्तलिफ यूनिट्स में। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और 760 टॉर, बोथ आर यूनिट्स ऑफ प्रेशर। 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज या विच इज ऑल्सो इक्वल टू पास्कल। ठीक है, हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में वैल्यू लें तो यही वैल्यू होगी, और अगर हम पास्कल में लें तो यही वैल्यू होगी। और इसी तरह हमारे पास पीएसआई एक यूनिट है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, दैट इज 14.7। तो ये है दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, ये सी लेवल पे इतना प्रेशर होता है। अब याद रहे ये जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है, पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है उसको डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ लेयर्स में, और वो लेयर्स कितनी हैं हम यहां पर लिख देते हैं, वो लेयर्स हैं टोटल 4। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं
लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, याद रहे एटमॉस्फेयर को 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। मतलब जो हमारे पास टोटल जो 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 500 किलोमीटर की जो थिकनेस है, उस थिकनेस को 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया है, 4 लेयर्स में। अब वो लेयर्स कौन कौन सी हैं? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर। ठीक है। अच्छा, ये हैं 4 लेयर्स एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स हैं। पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर, दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी लेयर है मीजोस्फियर और चौथी लेयर है थर्मोस्फियर। ये 4 लेयर्स हैं। इन 4 लेयर्स के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। जमीन से लेकर 11 किलोमीटर तक का डिस्टेंस होता है ट्रोपोस्फियर का, 0 to 11 किलोमीटर्स। फिर 11 से लेके 50 किलोमीटर्स तक जो है डिस्टेंस होता है, इस थिकनेस में स्ट्रेटोस्फियर होता है। और फिर 50 किलोमीटर से लेके 85 किलोमीटर तक होता है मीजोस्फीयर, और 85 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर तक होता है थर्मोस्फीयर। तो याद रहे, रेंजेस याद रहे, जमीन से लेके 11 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर, 11 to 50 किलोमीटर stratosphere, 50 to 85 kilometers mesosphere and 85 to 500 kilometers थर्मोस्फीयर का डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर से रिलेटेड, तो वो आप याद रखें। देखिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट हम रेंज की बात करते हैं। तो ये रेंजेस है 0 to 11 किलोमीटर, 11 to 50 किलोमीटर, 50 to 85 किलोमीटर एंड 85 to 500 किलोमीटर। एक नजर देख लें, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। मैं इसको इरेज करके हम मूव करते हैं। थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन हम इसमें देख लेते हैं। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर की तरफ जाते हैं। लेकिन इनकी तरफ जाने से पहले मैं एक टॉपिक आपको बताऊंगा, लैप्स रेट। अब वो लैप्स रेट क्या है, वो लैप्स रेट मैं आपको इसके बाद बताता हूं, जो कि बाद में भी इस्तेमाल होगा। तो इंपॉर्टेंट सी बात है, वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक नजर देख लें, मैं फिर इरेज करके हम लैप्स रेट को डिस्कस करते हैं, फिर ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो और थर्मोस्फीयर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं।
लैप्स रेट क्या होता है? इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लैप्स रेट किसे बोला जाता है? हम जैसे जैसे जमीन से अल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो टेम्परेचर में चेंज आता है। जैसे आपने देखा होगा प्लेन एरियाज का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन हिली एरियाज का टेम्परेचर कम होता है। मतलब क्या है? हम अल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, तो अल्टीट्यूड पे जाने से टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, इस चेंज को हम बोलते हैं लैप्स रेट। द चेंज इन टेम्परेचर with altitude is called as lapse rate. अच्छा, the change in temperature with altitude is called as lapse rate. इस चेंज को बोला जाता है लैप्स रेट। अब याद रहे, ये चेंज दो किस्म के होते हैं, लेकिन उस चेंज से पहले आपको मैं बता दूं कि हमारे पास दो किस्म के लैप्स रेट होते हैं। तो वी कैन से दैट लैप्स रेट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स एंड द वन ऑफ देम इज पॉजिटिव लैप्स रेट एंड द अनदर वन इज नेगेटिव लैप्स रेट। तो चले हम देख लेते हैं टू टाइप्स कौन कौन सी हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव लैप्स रेट। अब जो आप सोच रहे हैं हो सकता है वो गलत हो। ये इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उल्टा है। अब ये उल्टा कॉन्सेप्ट कैसा है? जो पॉजिटिव है एक्चुअली आपको नेगेटिव लगेगा, और जो नेगेटिव है असल में आपको पॉजिटिव लगेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है देख लेते हैं। जब हम नीचे से अल्टीट्यूड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और अल्टीट्यूड की तरफ जाते जाते टेम्परेचर में कमी आए, डिक्रीज आए, इस डिक्रीज की वजह से इस लैप्स रेट को हम पॉजिटिव लैप्स रेट बोलते हैं। द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद अल्टीट्यूड इज कॉल्ड एज पॉजिटिव लैप्स रेट। जब ऊंचाई पे जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, इस कम होते हुए टेम्परेचर की वजह से उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव लैप्स रेट। और जब अल्टीट्यूड पे जाएं और टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाए, ये नेगेटिव लैप्स रेट है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं दो किस्म के लैप्स रेट हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद अल्टीट्यूड इज कॉल्ड एज पॉजिटिव लैप्स रेट एंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर विद अल्टीट्यूड इज कॉल्ड एज नेगेटिव लैप्स रेट। तो मैं लिख के बता देता हूं आपको, ठीक है। द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद अल्टीट्यूड इज कॉल्ड एज पॉजिटिव लैप्स रेट। तो अब आते हैं नेगेटिव लैप्स रेट की तरफ। तो समझ आ गई ना? होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, इंशाल्लाह आपको नहीं भूलेगा। आप देखें
लैप्स रेट किसे बोलते हैं? द चेंज इन टेम्परेचर विद अल्टीट्यूड इज कॉल्ड एज लैप्स रेट। अब लैप्स रेट जो है वो दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव लैप्स रेट एंड नेगेटिव लैप्स रेट। पॉजिटिव लैप्स रेट का मतलब क्या? जैसे जैसे अल्टीट्यूड पे जाएं, टेम्परेचर कम होता जाए तो हम कहेंगे ये है पॉजिटिव लैप्स रेट, और जैसे जैसे अल्टीट्यूड पे जाएं और टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाए इसे बोला जाएगा नेगेटिव लैप्स रेट। अब ये हम पढ़ते हैं किसमें? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर में। तो हम यहां पर देख लेते हैं कि क्या क्या कंपोजिशन है और क्या क्या लैप्स रेट है। तो हम देख लेते हैं पहले वाला, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर से रिलेटेड कुछ दो तीन पॉइंट्स हैं वो आपको मैं बताता चलूं। पहली बात तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये कितने डिस्टेंस में मौजूद होती है। 0 से लेके 11 किलोमीटर तक का डिस्टेंस होता है, ठीक है। जीरो टू 11 किलोमीटर, ठीक है। अब याद रहे ट्रोपोस्फेयर में कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जो कि हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड वाटर वेपर्स। कुछ और भी हैं जो नोबल गैसेस हैं, लेकिन ये वाली जो गैसेस हैं ये बहुत ज्यादा हैं। अब इनमें सबसे ज्यादा क्या है हम यहां पर देख लेते हैं। अबाउट 78% नाइट्रोजन गैस होती है और 20.9% मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 21% ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं क्या? याद रहे 78.09% नाइट्रोजन गैस हवा में मौजूद है, ट्रोपोस्फियर में मौजूद है। और इसके अलावा जो ऑक्सीजन है दैट इज 20.9 और विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 21%, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.036%। तो याद रहे कि हमारे पास ये मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं और मिक्सचर ऑफ गैसेस में सबसे ज्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन। हमारे हवा में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% है। अक्सर एमसीक्यू में आता है और पूछा जाता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.036%। क्यों पूछा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी रोल है एसिड रेन में, ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में एसिड रेन और ग्रीन हाउस इफेक्ट में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना और आर्गन कितना और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, ठीक है। यह है ट्रोपोस्फियर। याद रहे ट्रोपोस्फियर कम वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, मतलब 0 से 11 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है। सबसे कम जगह, सबसे कम थिकनेस ट्रोपोस्फियर की है, लेकिन सबसे ज्यादा मास ट्रोपोस्फियर का है। याद रहे एटमॉस्फेयर का टोटल मास कितना है? 5 इंटू 10⁻15 मैट्रिक टन या 5 इंटू 10⁻18 किलोग्राम्स।
अब इतने ज्यादा मास में 80% मास किसका होता है? ट्रोपोस्फियर का होता है। रिमेनिंग मासेस जो है वो मीजो, स्ट्रेटो एंड थर्मोस्फियर का होता है। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देते हैं कि अबाउट 80% ऑफ मास इज ऑफ ट्रोपोस्फियर। एक और बात याद रखिए, जो टर्बुलेंस होती है, वेदर में चेंज आता है, रेन, स्टॉर्म, फ्लड, ये सब का सब किस में होता है? ट्रोपोस्फियर में होता है। ठीक है, वेदर में जो चेंज आता है ये सब का सब क्या? ट्रोपोस्फियर में। अब एक और बात याद रखें, ट्रोपोस्फियर में जब हम नीचे से जाते हैं अल्टीट्यूड की तरफ तो टेम्परेचर में डिक्रीज आता है। तो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर कितना? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कम से कम टेम्परेचर कितना? -56 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर रेंज देख लें। अच्छा, टेम्परेचर रेंज कितनी है? ये है 15 to -56। 15 to -56। इसका मतलब यह है, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं टेम्परेचर में डिक्रीज आ रहा है, और टेम्परेचर में डिक्रीज आने को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव लैप्स रेट। अगर एमसीक्यू में आ जाए, किसी भी इंट्रो टेस्ट में एमसीक्यू में आ जाए कि ट्रोपोस्फियर में कौन सा लैप्स रेट है, तो आपने कहना है पॉजिटिव लैप्स रेट। क्यों? अल्टीट्यूड पे जाते हैं, टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव लैप्स रेट। ठीक है, तो ये था थोड़ा बहुत ट्रोपोस्फियर से रिलेटेड। हम आते हैं स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर की तरफ। लेकिन आप एक नजर इसको देख लें, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लें, और या पिक्चर लेनी है तो फिर उसके बाद इरेज करके प्रोसीड करते हैं। अब आते हैं सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की तरफ, जो कि है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर पहले तो आपने याद रख लेना है कि स्ट्रेटोस्फियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओजोनोस्फियर। तो याद रहे, स्ट्रेटोस्फियर का दूसरा नाम क्या है? ओजोनोस्फियर है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर को हम ओजोनोस्फीयर कह सकते हैं। और इसके बाद आपने याद रख लेना है, ये रेंज करता है ये रेंज करता है 11 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। अगर आपके माइंड में हो कि ये जो ओजोन की जो लेयर है वो पतली लेयर है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। याद रहे, 11 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक की जो थिकनेस है, इस सारी की सारी थिकनेस में ओजोन होती है। इसी वजह से ये लेयर क्या है? इस लेयर को बोलते हैं ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं।
ठीक है। और याद रहे ये थिकनेस कितने है, दिस इज ऑलमोस्ट 39 किलोमीटर, इतनी ज्यादा थिक ओजोन की लेयर। ये पतली लेयर नहीं होती ओजोन की, ये ना हो कि आप समझें कि एटमॉस्फेयर में ओजोन की लेयर बिल्कुल पतली झिल्ली जैसी होती, नहीं, ये ऐसे नहीं होता। ये बड़ी थिक, कितनी थिक, 39 किलोमीटर थिक लेयर है किसकी, ओजोन की, ठीक है। ओजोनोस्फीयर इसी वजह से इसको बोला जाता है। अब इसमें क्या मौजूद है, ज्यादा अमाउंट में O3, कम अमाउंट में O2 और उससे कम अमाउंट में N2 होता है। O3 है, O2 है और N2 है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास 3 किस्म की गैसेस इसमें मौजूद हैं। अब इसके अलावा अब टेम्परेचर रेंज की तरफ आते हैं। टेम्परेचर क्या रेंज करता है, ट्रोपोस्फेयर में हमने देखा था टेम्परेचर 15 से -56 तक गया। अब जब हम ओजोनोस्फेयर में जाते हैं और ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर ज्यादा होने लगता है। कितना, -56 से ज्यादा होते होते -2 हो जाता है। मतलब with altitude temperature also increases, it means that ओजोनोस्फीयर में या स्ट्रेटोस्फीयर में नेगेटिव लैप्स रेट होता है। तो मैं यहां पे लिख के बता देता हूं आपको, तो देखिए कैसे। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रोपोस्फेयर में पॉजिटिव लैप्स रेट और स्ट्रेटोस्फेयर में नेगेटिव लैप्स रेट होता है। और याद रहे, दिस लेयर स्ट्रेटोस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस व्हिच इज द कॉज ऑफ स्किन कैंसर्स, ठीक है। तो आपने याद रख लेना है कि जो ओजोनोस्फेयर है, ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्या इंपॉर्टेंस क्या है। तो स्ट्रेटोस्फेयर की इंपॉर्टेंस है कि हमें हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। चलिए हम आते हैं तीसरी लेयर की तरफ, दैट इज मीजोस्फेयर। मीजोस्फीयर कहां से कहां तक है, 50 किलोमीटर से लेके 85 किलोमीटर तक होती है मीजोस्फीयर। 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक। अब इसमें क्या होता है, इसमें आइंस मौजूद होते हैं। अब वो कौन कौन से आइंस हैं वो देख लेते हैं। इसमें NO होता है आइंस की फॉर्म में और O2 भी होता है आइंस की फॉर्म में। तो ये है इसकी कंपोजिशन। इसका टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर देखें, ट्रोपोस्फेयर में 15 से -56, फिर -56 से -2, मतलब पॉजिटिव लैप्स रेट, नेगेटिव लैप्स रेट, ठीक है। अब आते हैं मीजोस्फेयर की तरफ। मीजोस्फेयर में टेम्परेचर -2 से कम होते होते -92 हो जाता है।
तो मतलब क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है अल्टीट्यूड के साथ, तो क्या होगा, पॉजिटिव लैप्स रेट। अब आते हैं थर्मोस्फीयर की तरफ। द फोर्थ वन इज थर्मोस्फीयर। याद रहे एक और बात, थर्मोस्फीयर को हम आयोनोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, याद रहे, अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यू में ओजोनोस्फीयर किसे बोलते हैं, तो स्ट्रेटोस्फीयर को बोलते हैं, और आयोनोस्फीयर किसे बोलते हैं, दैट इज थर्मोस्फीयर। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं क्या, इसको आयोनोस्फीयर भी कहा जाता है। इसकी रेंज क्या है, ये 85 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर तक होती है। इसमें बेसिक कंपोनेंट जो होते हैं वो आइंस होते हैं, और वो आइंस कौन कौन से देख लेते हैं। और इसमें जो है टेम्परेचर, जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं थर्मोस्फीयर में, तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा हो जाता है। और कितना, वो हो जाता है अप टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -92 से लेके टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें तो हो रहा है कौन सा लैप्स रेट, इसमें तो टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर विद अल्टीट्यूड इज अ नेगेटिव लैप्स रेट। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द लेयर्स। लेयर्स क्या क्या है, ये 4 लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर। इसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। अब आते हैं सिर्फ एक छोटे सी बात की तरफ, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फियर। अब इंपॉर्टेंस क्या है, एटमॉस्फेयर ना होता तो क्या होता, क्या क्या मसले होते। अब एटमॉस्फेयर है तो इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो हम थोड़े से इंपॉर्टेंस की तरफ जाते हैं। देन वी हैव टू वाइंड अप दिस टॉपिक एंड विल मूव टू द अनदर टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो पहले मैं आप साइड पे हो जाता हूं, आप एक नजर देख लें, और उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर की तरफ। इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, चलिए अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस की तरफ। सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है, याद रहे, इस एटमॉस्फेयर की वजह से, इस एटमॉस्फेयर की वजह से होता क्या, देखें। अच्छा,
जब सनलाइट जमीन पे पड़ती है तो सनलाइट जमीन पे पड़ने के बाद तो रिफ्लेक्ट बैक होती है। जब रिफ्लेक्ट बैक होती है तो रिफ्लेक्ट बैक होते होते जो गैसेस मौजूद होती हैं वो गैसेस उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब उस रेडिएशन को वो गैसेस एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो हमारे पास इस अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन होता है। अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो जितनी रेडिएशन नीचे आती वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती। सो दिस अर्थ विल बी लाइक अ फ्रोजन बॉल। तो ये फ्रोजन बॉल जैसा होता। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर एटमॉस्फेयर जो है इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। तो मतलब क्या है, पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखता है एटमॉस्फेयर। इसके अलावा टेम्परेचर को मेंटेन करने के साथ साथ अगर टेम्परेचर मेंटेन हो गया तो लाइफ सस्टेन हो सकती है, लाइफ यहां पर रह सकती है। अगर टेम्परेचर मेंटेन ना हो, जैसे एंटार्क्टिका में टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम होता है, वहां पर लाइफ की एग्जिस्टेंस कम होती है। अब एंटार्क्टिका पे टेम्परेचर क्यों कम है वो अलग से वजह है। वहां पर तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन हो चुकी है, जिसकी वजह से वहां पर सनलाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, तो वहां पर आपने याद रख लेना है कि टेम्परेचर बहुत कम होता है। ठीक है, तो पहली बात, हीट बैलेंस को मेंटेन रखती है। दूसरा, सस्टेन्स लाइफ। सस्टेन्स लाइफ। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंस क्या है, हवा में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की वजह से ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स रह सकती हैं। तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज टेकन बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर ब्रीथिंग, फॉर रेस्पिरेशन, and carbon dioxide from atmosphere is taken by plants for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करता है प्लांट, और प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज, मतलब लाइट के जरिए से और कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए से। इसके अलावा ये जो वाटर साइकिल है, ये जो वाटर जाता है एवापोरेट होता है और एवापोरेट होने के बाद नीचे आता है इन द फॉर्म ऑफ रेन्स, तो ये हमारे पास किसकी भी वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से। ठीक है, तो इट मेंटेन्स द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन रखता है। और इसके बाद एक और चीज हमारे पास, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, दैट इज कि जो अर्थ में सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेके नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, और नाइट्रेट्स इस्तेमाल होते हैं, कौन करता है इस्तेमाल, वो प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर ग्रोथ। तो यहां पे मैं लिख देता हूं द फिफ्थ वन, इंपॉर्टेंट इन hydrological cycle, and the sixth one, atmospheric
nitrogen is converted into nitrates by nitrogen fixing bacteria. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स में कौन? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और वो इस्तेमाल करते हैं कौन? प्लांट्स, फॉर देयर बेटर ग्रोथ. सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री and slight introduction and slight explanation about atmosphere and the layers and their importance. तो ये था सबका सब. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं without any hesitation, and we will move towards another topic, that is acid rain, photochemical smog and industrial smog in next lecture inshallah. Stay tuned with us. कोई भी गलती हुई हो तो आप मुझे कमेंट करके मुझे मेरी सलाह कर सकते हैं. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.